नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिन किसानों ने सोयाबीन की खेती की है, उनकी फसल में अभी फूल और फली बनने की अवस्था चल रही होगी और इसी समय फसल में कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए किसानों को अपनी सोयाबीन की फसल को नुकसान से बचाने की जरूरत है। वो सही समय पर कीट रोगों की पहचान कर उनका नियंत्रण करे। तो इसकी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ ब्रजकिशोर प्रजापति से। और जैसा कि हमें किसानों के द्वारा जो है सूचना मिल रही कि उनकी फसलों में मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल में जो है कीट की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए जो होता है हम आज चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीट और रोगों के प्रकोप से होता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो सोयाबीन के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। तो सोयाबीन में हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से जो लगने वाले कीट हैं, जो पत्ती को खुरच कर खाते हैं और दूसरे जो होते हैं, अभी फली की अवस्था में सोयाबीन आ रखा है। तो सोयाबीन की जो फली होती है उसमें जो होते हैं लार्वा जो होते हैं इल्लियों के, वह जो होते हैं छिद्र बनाकर जो होते हैं दाने को खाते रहते हैं, जिसके कारण जो है गुणवत्ता जो है कम होती है और उत्पादकता भी निश्चित रूप से कम होती है। तो इसमें मुख्य रूप से जो लगने वाले कीट हैं सेमी लूपर है, उसके अलावा जो है तम्बाकू कैटलपिलर जो है, पॉट बोरर जो है, सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे क्षेत्र में। तो यह कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, सर्वप्रथम तो मैं आपको जो है जैविक विधि जो होते हैं उसके द्वारा किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। आज समय जो है प्राकृतिक खेती का है तो उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो किसान भाइयों, आप जो है प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती के अंतर्गत अगर सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लागत को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए जो है निमास्त्र नामक जो है कीटनाशक आप इसको बनाकर जो है आप इन कीटों का आप नियंत्रण कर सकते हैं। अब जो है अगर आप बाजार में जो उपलब्ध कीटनाशक अगर आप इससे नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए जो होता है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% जो है SC की जो मात्रा होती है उसकी 150 ml मात्रा को जो है 500 लीटर पानी में घोलकर आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव करके इन सेमी लूपर तम्बाकू कैटलपिलर है इनको आप नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके अलावा जो होता है आप क्विनालफोस जो है उसका भी जो है 25 EC जो मात्रा है उसको भी जो है 1 लीटर मतलब 1000 ml मात्रा को जो है 500 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आप पॉट बोरर हुआ, कैटरपिलर हुआ, इनको भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। सोयाबीन में गेरुआ रोग ये एक फफूंद जनित रोग है जिसका प्रकोप फूल बनने की अवस्था में ही देखा गया है। रोग के कारण पौधों पर छोटे छोटे सुई के नोक के आकार के मटमैले भूरे और लाल भूरे सतह पर उभरे हुए धब्बे दिखते हैं। इन धब्बों के आसपास का हिस्सा पीला होता है। धब्बे पहले पत्तियों के निचली सतह पर आते हैं, बाद में ये धब्बे गहरे भूरे काले रंग के हो जाते हैं। वो धीरे धीरे पूर्ण पत्ती पीली पड़कर सूख जाती है। ग्रसित पत्तियों को उंगली से थपथपाने पर भूरे रंग का पाउडर जैसा निकलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगरोधी किस्मों का चयन करें, उचित फसल चक्र अपनाएं। इसके अलावा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब जो मुख्य रूप से किसानों के द्वारा दूसरी समस्या देखने को मिल रही है वह पत्तियों का पीलापन होना या पुष्प, कुछ किसानों के जो पुष्प लगे हुए हैं उसमें जो होता है रस शोषक कीट जो होते हैं वो लगे हुए हैं। तो उस अवस्था में क्या होता है, पुष्प बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और पॉड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, पौधे बढ़वार भी कम हो जाती हैं, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, तो जिसको येलो मोज़ेइक वायरस भी बोला जाता है। और कई बार किसान भाइयों आपके खेतों में अगर पीली पत्तियाँ अगर दिखाई देती हैं तो निश्चित रूप से येलो मोज़ेइक वायरस के लक्षण होते हैं पौधे में। तो उसको आप उखाड़ कर जो है अगर जला सकते तो जला दें या उसको गड्ढे खोद कर उसमें गड़ा दें। और खेत का निश्चित रूप से जो है मेड़ है जो है उसको आप जो खरपतवार है उसको आप उखाड़ कर फेंक दें या हंसी से काट कर निश्चित रूप से आप साफ सफाई रखें, जिससे जो है कीट के जो है जीवन चक्र वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाता है। और जो है आप यह भी एक विधि होती है कीटों के नियंत्रण के लिए।
इसके नियंत्रण के लिए जो मुख्य रूप से किसान भाइयों, अगर पहले तो इमिडाक्लोपिड जो है 17.8 SC की जो मात्रा है उसका जो है 125 ml मात्रा को जो है प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से थायोमेथेक्साम है जिसकी जो है 100 ग्राम मात्रा को जो है 500 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है थायोमेथेक्साम के साथ पूर्व मिश्रित जो है लैम्डासाइहेलोथ्रिन नामक भी दवा आती है जिसका जो है 125 ml मात्रा को जो है 500 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो रस शोषक कीट हैं सभी का आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के अंतर्गत किस प्रकार से नियंत्रण करना है और रासायनिक कीटनाशकों का अगर उपयोग करना है तो उसकी मात्रा को मैं जिस प्रकार से बताया हूं, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप कम लागत में सोयाबीन से अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, बटेर एक जंगली पक्षी है जिसे क्वेल भी कहते हैं। इस पक्षी का औसतन वजन 140 से 170 ग्राम तक होता है। जब बटेर की आयु 7 सप्ताह हो चुकी होती है तब ये अंडों का उत्पादन देना आरंभ कर देती है। इसका मांस काफी पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है, इस वजह से इसे काफी पसंद किया जाता है। तो आप बटेर पालन व्यवसाय करके अच्छी कमाई कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर सुनील प्रसाद से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बटेर पालन पर बात करेंगे। बटेर, जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, ये आपके लिए नया नाम नहीं है। तो बटेर पालन एक ऐसा है कि आप इसका एक व्यवसाय कर सकते हैं। बटेर एक छोटा पक्षी है, मुर्गियों से कम समय में तैयार होता है और जो भी हमारे मुर्गी पालक हैं तो वो जिस प्रकार से मुर्गियों का रख रखाव करते हैं उससे बहुत ही मिलता जुलता आप बटेर पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे लाभ यह है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप कम है। आप देखें, मुर्गियों में आजकल हर वर्ष किसी तरह के, कभी बर्ड फ्लू तो कभी कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है जिससे इसके मार्केट पर प्रभाव पड़ता है, बाज़ार व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और तो हमें इससे बचाने के लिए अगर किसी दूसरे पक्षी का चयन करने की आवश्यकता होगी तो बटेर पालन एक अच्छा व्यवसाय के रूप में अपना सकते। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें उपलब्ध हैं। उनमें से अधिकांशतः भारत की जलवायु में पाली जा सकती हैं। इन नस्लों में से कुछ नस्लें बड़े स्तर पर मांस और अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नस्ल का चयन कर सकते हैं। बुल व्हाइट, यह मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है। यह अमेरिकी नस्ल की बटेर है। व्हाइट बेस्टेड, यह भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है जो मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अधिक अंडे देने वाली नस्लों में ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश व्हाइट, मंचूरियन गोल्डन फिरौन और टक्सेडो है। बटेर जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष के अंदर बटेर पालन का व्यवसाय के लिए हमारा पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर से इसकी शुरुआत की गई और ये धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये फैलने लगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि बटेर के पालन के लिए अगर आपने मुर्गियों के लिए अगर घर रखा है तो इसमें तो जगह भी कम लगता है। बटेर चूँकि छोटा पक्षी है, जितने में आप एक मुर्गी को रखते हैं उतने में कम से कम 5 बटेर रखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चूजा का मंगाने का, तो चूजा तो हर बार आप चूजा इज्जत नगर से जाकर ला नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप इसका पेरेंट का स्टॉक का अंडा आप वहाँ से ले आए और अपने यहाँ एक छोटा हैचरी, आजकल तो अगर आप कम तादाद में रखना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा हैचरी जो है वो रखिए, और अगर बड़े तादाद में करना चाहते हैं तो इसके बड़े हैचरी भी उपलब्ध हैं। तो
तो उसे लेकर आप हैचिंग अगर अपने यहाँ कराते हैं तभी आपको बटेर पालन का सही लाभ मिल सके। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे मुर्गियों का ब्रूडिंग करते हैं उसी प्रकार से इसका भी चूजे आने के बाद इसे भी ब्रूडिंग करने की ज़रूरत होगी। और ब्रूडिंग करने में आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि ये इसके बच्चे चूजे जो होते हैं वो सिर्फ 7 ग्राम के होते हैं, क्योंकि इसका अंडा का वज़न ही 10 ग्राम का होता है। तो ये चूजे 7 ग्राम के होते हैं और इसमें इनका प्रबंधन अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चूजे बचा पाएंगे तभी आपको आगे चलकर लाभ होगा। और आपके खान पान की व्यवस्था में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसे थोड़ा प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा करके दें, जैसे कि हम लोग खल्ली देते हैं या मछली का चूर्ण देते हैं, तो इन चीज़ों की मात्रा बढ़ी हुई होनी चाहिए। थोड़ी मुर्गियों के दाना से ज़्यादा होना चाहिए ताकि इनका बढ़वारी अच्छी तरीके से हो सके। बटेर आकार में छोटे होते हैं और उन्हें आवास के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। बटेर जल्दी तैयार हो जाते हैं। मादा बटेर 6 से 7 सप्ताह में अंडे देना शुरू कर देती है और बटेर बाजार में 5 सप्ताह बाद बेचने योग्य तैयार हो जाते हैं। एक मादा बटेर 1 साल में लगभग 250 से 300 तक अंडे दे देती है। मुर्गी के मांस की तुलना में बटेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वसा की मात्रा भी कम होती है, जिससे मोटापा नियंत्रण में मदद मिलती है। बटेर पालन में आहार और रखरखाव लागत बहुत कम होती है। मुर्गी पालन और पशुपालन के साथ बटेर पालकर किसान इस व्यवसाय से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रबंधन करेंगे तो इसमें दवा में भी बहुत कम खर्च है। आप जो जनरल दवा देते हैं जैसे कि विटामिन हुआ या फिर पानी साफ करने की दवा देते हैं, ये अवश्य दीजिए, लेकिन अलग से आपको दवा देने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाज़ार में भी आपको बाज़ार में प्रबंधन में भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप बटेर पालन से जुड़ करके आप मुर्गियों से भी ज़्यादा अच्छे तरह से लाभ ले सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर छत्तीसगढ़, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला क्षेत्र के आसपास में मुख्यतः मौसम साफ से घटाटोप बादल छाए रह सकते हैं और हल्की वर्षा होने की संभावना है। जिले में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आने वाले दिनों में हवा मुख्यतः दक्षिणी पूर्व दिशा से चलने की संभावना है और इसकी गति लगभग 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की 35 से 40 दिन की फसल जिसमें कंसे निकलने की अवस्था चल रही हो, वहां यूरिया की दूसरी मात्रा 40 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे कंसे की स्थिति में सुधार आएगा। धान की 50 से 60 दिन की फसल में हाथ से निराई गुड़ाई का कार्य करें। जिन किसान भाइयों के खेतों में धान की फसल में कंसे निकल रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि यूरिया की तीसरी 40 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे कंसे की स्थिति में सुधार आएगा। धान की फसल पर पीला तना छेदक कीट के वयस्क दिखाई देने पर फसल का निरीक्षण कर तना छेदक के अंड समूहों को एकत्र करके नष्ट कर देवें। साथ ही साथ डेड हर्ट को खींचकर निकाल देवें। तना छेदक की तितली 1 मोथ प्रति वर्ग मीटर में दिखाई देने पर फिप्रोनिल 5 SC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। पत्ती मोड़क कीट 1 से 2 पत्ती प्रति पौधा होने पर फिप्रोनिल 5 SC की 800
मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में रोग की प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्ती पर हल्के बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आंख या नाव के समान बीच में चौड़े एवं किनारों में सक्रिय हो जाते हैं। इन धब्बों के बीच का रंग हल्के भूरे रंग का होता है। इसके नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की पत्ती के किनारों वाला ऊपरी भाग हल्का पीला सा हो जाता है और पूरी पत्ती मटमैले पीले रंग की होकर पत्रक तक सूख जाती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर यदि पानी उपलब्ध हो तो खेत से पानी निकालकर 3 से 4 दिन तक खुला रखें और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मक्का की फसल में नर मंजरी की अवस्था में नाइट्रोजन की तीसरी मात्रा 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। उड़द और मूंग की फसल में फली पक जाने पर पहली तुड़ाई का कार्य करें। जून में रोपित मुनगे की फसल एवं पिछले वर्ष रोपित आम के पौधों में सदाई के लिए काट छांट करें। पपीते में फल झड़ने की समस्या को रोकने के लिए 20 ppm की दर से नेप्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करें। मुर्गी घरों में गीले बिछावन को तुरंत हटा दें और नया और सूखा बिछावन डालें। खूनी दस्त से बचाव के लिए 30 ग्राम बर्मिक्स पाउडर पानी में मिलाकर 3 से 5 दिनों तक पिलाएं। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। सिंचित क्षेत्रों में पशुओं को खिलाने के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह में बरसीम चारा लगाने की तैयारी करें। सितंबर माह में बकरियों भेड़ों को एंट्रोटॉक्सिमिया नामक बीमारी का टीका अवश्य लगाएं। बढ़ते मेमनों को 6 से 10 सप्ताह की उम्र में इस बीमारी का टीका लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मझेर जिला बिलासपुर के कृषक उत्तम सिंह ने। ये अदरक की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो उत्तम सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कि इस समय जो अदरक की जो फसल लगी हुई है वह 2 स्थिति में है। एक तो करीब करीब जो है 30 से 35 दिन की अवस्था में है और दूसरा जो है वो 15 से 20 दिन की अवस्था में है। तो इस समय हमको जो महत्वपूर्ण जो ध्यान रखना है, पहली बात तो ये है कि अभी लगातार पानी गिरे हैं, जिसकी वजह से हमारी अदरक की अंकुरण होने के पश्चात थोड़ी सी अब बढ़वार शुरू हो गई है। और आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा अभी खरपतवार हमको दिखाई दे रहे हैं। और खरपतवार यदि है तो जैसी हमारी बतर कंडीशन मिलती है हमारी खेत की, तो हमको खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हम अपनी जो भौतिक विधियां हैं उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम खुरपी से या कुदाली से या गैती से हम जो है कचड़े को अपने खरपतवार को निकाल दें। और आप सभी जानते हैं कि अगर खेत में खरपतवार है तो ये हमारी फसल के लिए बहुत बड़ा नुकसान करता है। यह हमारी जो अदरक के लिए जो तो हमने दिए हैं पोषक तत्व उसका भी ये ग्रहण करते हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसके कारण हमारा जो अंकुरित और जो बढ़वार की स्थिति में अब आ रहा है फसल, तो ये प्रभावित होगा। खरपतवार का नियंत्रण कर लें और नियंत्रण करने के बाद हल्की मिट्टी उसमें ज़रूर चढ़ा दें, जिससे उसकी आगे की बढ़वार प्रभावित नहीं होगी। अदरक बरसात वाली फसल है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अक्टूबर नवंबर माह में वर्षा नहीं होने की परिस्थिति में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर माह में अदरक की गांठ बनती है और उसका विकास होता है। इसलिए अक्टूबर नवंबर माह में खेतों के अंदर अधिक नमी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कई जगह क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा पानी गिरा है और पानी गिरने की वजह से जहाँ पर हमारे अदरक हमने लगाए हैं वहाँ अगर जल भराव की स्थिति है तो निश्चित रूप से जल निकास की व्यवस्था आप
कर लें। नहीं तो क्या है, ये अदरक जो है बहुत नाजुक फसल होती है। यदि 2 से 3 दिन या 4 दिन पानी इसमें भर गया तो ये इसकी कंद जो है गलना शुरू हो जाता है, तो हमको जो है इसमें नुकसान हो जाता है। तो आवश्यक है कि आप जल निकास की इसमें व्यवस्था आप इसमें कर लें। किसान भाइयों, अदरक की फसल में जीवाणु मसलानी रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण सबसे पहले निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती है, बाद में धीरे धीरे ऊपर वाली पत्तियां भी पीली पड़ जाती है। प्रकंद को दबाने पर उसमें से दूध जैसा पदार्थ निकलने लगता है और अंत में प्रकंद गल जाता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए बुआई से पहले प्रकंदों को 30 मिनट तक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 200 ppm के घोल में उच्चारित करके छायादार जगह में सुखाकर उपयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में रोग से बचाव के लिए 1% बोड्रो मिश्रण या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बेड़ों पर छिड़काव करना चाहिए। कि इस समय तापमान बढ़ रहा है और पौधे की बढ़वार अच्छी हो रही है, तो एक कीड़ा जो है ये बहुत परेशान करता है, जिसको हम तना बेधक के रूप में जानते हैं। इसका लार्वी जो है ये नुकसान पहुंचाता है और बढ़ते हुए जो हमारा पौधा है उसके तने के अंदर ये घुस जाता है और घुसकर इसकी जो फूड मटेरियल है, इसका जो भोज्य पदार्थ है, इसको खाने लग जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आपको तना बेधक का लक्षण दिख रहा है तो इसके लिए नियंत्रण करना इसका बहुत आवश्यक है। तो जहाँ जहाँ इस तरह से हमको सूखे हुए पौधे दिख रहे हैं तो पहले छिड़काव हमको वहाँ पर करना चाहिए, जिसमें डाइम्यूथेट नाम की जो कीटनाशक दवा है उसका 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी के मान से हम घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। कि इस समय यदि हम जो लगे हुए खड़ी फसल है उसमें कीड़े एवं बीमारियों का हम अगर उपचार कर लेते हैं या पहचान कर उनका नियंत्रण कर लेते हैं और इसके साथ ही साथ पोषक तत्वों का इस समय अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित रूप से आगे हमारी अदरक की फसल बहुत अच्छी बढ़वार होगी। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।